बंगाल का चुनाव अभी अभी खत्म हुआ है, यूपी का चुनाव अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे हर जगह चुनाव ही चल रहा है। मई के महीने में पारा गर्म है, सियासत का पारा उससे भी ज्यादा गर्म हो रहा है। बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने अब से थोड़ी देर पहले बड़ा बयान दिया। शुवेंदु ने कहा है कि जिसने भी बंगाल को लूटा है उसे जेल भेजेंगे। शुवेंदु ने ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी का भी नाम लिया। शुवेंदु ने अभिषेक बैनर्जी और उनके करीबियों के पास 24 प्रॉपर्टी होने का दावा किया। नंदीग्राम के वोटर्स को थैंक यू कहने के लिए पहुंचे शुवेंदु ने यह भी कहा कि सुबह 4 बजे से लाउडस्पीकर बजना बंद होगा, सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और बंगाल सरकार इमामों और मुइज्जिनों को वजीफा भी नहीं देगी। सड़क पर नमाज के बारे में आज योगी आदित्यनाथ ने भी बहुत बड़ा बयान दिया। योगी ने कहा, सड़कों पर अराजकता नहीं फैलने देंगे, प्यार से मानेंगे तो ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका आजमाएंगे। आज ही केरल में नई कैबिनेट ने शपथ ली। केरल में राहुल ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो अगले चुनाव में मोदी की पार्टी के काम आएगी? फुल डिटेल्स इस रिपोर्ट में। क्या नरेंद्र मोदी ही असली धुरंधर हैं? मोदी हर बार कुछ ऐसा कर जाते हैं जो मोदी के अलावा दूसरा कोई नहीं कर पाता। रियल लाइफ का धुरंधर कोई भी हो सकता है, लेकिन रियल लाइफ के धुरंधर प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। पांच राज्यों के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी 5 देशों की विदेश यात्रा पर हैं। यूएई से शुरू हुआ मोदी का दौरा नीदरलैंड्स और स्वीडन होते हुए नॉर्वे पहुंच चुका है। यहां से आगे मोदी को इटली जाना है। यूएई मुस्लिम बहुल देश है, बाकी 4 देश ईसाई बहुल हैं। मोदी सबको गले लगाते हुए जा रहे हैं। मोदी सबका सम्मान पाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरे पर भी स्वीडन ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस नरेंद्र मोदी को दिया है। एक तरफ नरेंद्र हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी का सरेंडर है। केरलम में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर राहुल ने उनको बिठाया जिनके लिए मुस्लिम लीग ने वीटो लगाया। केरल संस्थानത്തെ मुख्यमंत्री എന്ന നിലയിൽ वीडी सतीशन को चीफ मिनिस्टर बनाने का फैसला कांग्रेस ने बाद में सुनाया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सतीशन पर फाइनल ऑर्डर पहले ही दे दिया था और आज सतीशन केरल के मुख्यमंत्री बन गए। केरलम के नए मुख्यमंत्री ने 20 मंत्रियों के साथ शपथ ली। खास बात यह है कि सतीशन कैबिनेट में 7 मुसलमान, 7 ईसाई मुख्यमंत्री समेत 7 ही हिंदू मंत्री हैं। आबादी के लिहाज से केरलम में 27% मुसलमान, 18% ईसाई और 54% हिंदू हैं। लेकिन मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी देने की बारी आई तो मुस्लिम विधायकों को 33% की हिस्सेदारी मिल गई। 18% क्रिश्चियन आबादी को भी मंत्रिमंडल में 33% की हिस्सेदारी मिल गई और केरलम के 54% हिंदुओं के खाते में केवल 33% मंत्री पद मिले। राहुल गांधी जब उत्तर भारत में होते हैं, राहुल को जब जातिवादी राजनीति करनी होती है, राहुल को जब ओबीसी जातियों में फूट डालने की जरूरत होती है, तब राहुल कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। दलित समाज के वोटर को खुश करने के लिए कांग्रेस के नेता नीला पटका पहनकर जय भीम के नारे लगाते हैं। लेकिन राहुल को जब दक्षिण के एक राज्य में सरकार बनानी होती है, तब राहुल जय भीम की जगह जय मीम करते हैं। राहुल हिंदू, मुसलमान और ईसाइयों में 33% का हिस्सा बांट देते हैं। केरलम में राहुल को जितनी आबादी उतना हक वाला फॉर्मूला याद नहीं आया। केरलम कैबिनेट में जिन 7 मुस्लिम मंत्रियों की एंट्री हुई है, उनमें 5 मंत्री मुस्लिम लीग के हैं और 2 मुस्लिम मंत्री कांग्रेस के हैं। पीके कोल्हाली कुट्टी, केएम शाजी, पीके बशीर,
एन शमशुद्दीन और वी अब्दुल गफूर सतीशन कैबिनेट के ये 5 मंत्री इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के हैं। 140 सदस्यों वाली केरलम विधानसभा में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 22 विधायक जीते हैं। विधानसभा में उसके विधायकों का हिस्सा 15% है, लेकिन मुस्लिम लीग को केरलम कैबिनेट में 20% मंत्री पद मिल गए हैं। यूडीएफ के दूसरे सभी छोटे छोटे घटक दलों ने सिर्फ और सिर्फ ईसाई विधायकों को मंत्री बनवाया और कांग्रेस ने सबको मंत्री बन जाने दिया। केरल कांग्रेस के मॉन्स जोसेफ, केरल कांग्रेस जैकब गुडके, अनूप जैकब, आरएसपी के शिबू बेबी जॉन और कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी के सीपी जॉन, ये सभी ईसाई मंत्री हैं। सवाल है कि क्या कांग्रेस के पास अब यही पॉलिटिक्स बची है? क्या बंगाल से असम तक और यूपी से केरलम तक कांग्रेस अब मुस्लिम लीग की शरण में रहेगी? क्या कांग्रेस यूपी में समाजवादी पार्टी का, बिहार में आरजेडी का और बंगाल में टीएमसी का मुस्लिम वोट बैंक छीनने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल खेल रही है? राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस जो 3 लोकसभा चुनाव हारी है, उसमें कांग्रेस का वोट शेयर 20% के आसपास मंडराता रहा है। 2014 में 19.31%, 2019 में 19.49% और 2024 में 21.19%। कांग्रेस इस वोट शेयर को 25% से ऊपर ले जाने के लिए छटपटा रही है। 25% का वोट शेयर आएगा तभी कांग्रेस 140 सीटों के ऊपर पहुंच पाएगी। कांग्रेस को चलाने वाले हाई कमांड की सोच है कि 1992 के बाद जो मुसलमान कांग्रेस को छोड़कर दूसरे दलों की तरफ चले गए, उनको फिर से कांग्रेस के पीछे खड़ा करना है। असम चुनाव में कांग्रेस के 19 विधायक जीते, जिनमें से 18 मुसलमान हैं। बंगाल में कांग्रेस के 2 ही विधायक जीते, दोनों मुसलमान हैं। केरलम में कुल 35 मुस्लिम विधायक जीते, इनमें 30 मुस्लिम विधायक यूडीएफ के हैं, 22 मुस्लिम लीग के और 8 मुस्लिम विधायक कांग्रेस के हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पीछे एक ही सोच थी, मुसलमान को कांग्रेस के साथ जोड़ो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेंड को बहुत पहले पहचान लिया था। कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है। और कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है। अब कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है, जो इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से असहज है। ये जो कांग्रेस के नामदार हैं, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। जरा सोच कर देखिए, ऐसे समय जबकि बीजेपी 80% हिंदू वोट को एकजुट करने की पॉलिटिक्स पर काम कर रही है, कांग्रेस 14 से 15% मुस्लिम वोट और 2 से 2.5% ईसाई वोट के लिए तड़फड़ा रही है। 4 जून 2024 के बाद पिछले 2 साल में हुए चुनावों को देख लीजिए। कांग्रेस हरियाणा का चुनाव हारी, उसने सबक नहीं लिया। कांग्रेस महाराष्ट्र का चुनाव बुरी तरह हार गई, उसे सिर्फ 16 सीटें मिली, कांग्रेस ने तब भी सबक नहीं लिया। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस तीसरी बार शून्य पर रही, कांग्रेस ने सुधार नहीं किया। बिहार जैसे बड़े राज्य में कांग्रेस सिंगल डिजिट में 6 सीट पर आ गई, कांग्रेस नहीं सुधरी। राहुल गांधी ने इस साल असम में भी वही गलती की, कांग्रेस तीसरी बार असम का चुनाव हार गई। बंगाल में कांग्रेस लगभग समाप्त हो चुकी है, वो सिर्फ 2 सीट जीत पाई, फिर भी कांग्रेस बंगाल में मुस्लिम वोट के लिए छाती पीट रही है। आगे उत्तर प्रदेश का चुनाव है, यूपी में इस वक्त पॉलिटिक्स की मुख्य धारा क्या है, इसे समझना हो तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान देख लीजिए। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा?
क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे है। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। योगी कहते हैं कि वो किसी भी कीमत पर सड़क पर नमाज नहीं होने देंगे। योगी ये कहते ही नहीं बल्कि करके दिखाते हैं। योगी ने यूपी में एक सिस्टम डेवलप किया है। पिछले 9.25 साल में योगी राज में यूपी में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ, कोई बवाल नहीं हुआ, कोई सड़क जाम नहीं हुई। जहां भी किसी ने गड़बड़ी करने की कोशिश की उसके घर और ऑफिस तक बुलडोजर पहुंच गया। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की नई सरकार को अभी 10 दिन ही हुए हैं, लेकिन इन 10 दिनों में ही शुभेंदु अधिकारी ने यूपी का योगी मॉडल बंगाल में बड़े कायदे से लागू कर दिया है। हाथ में पत्थर उठाना, पत्थरबाजी करना और रिलीजियस नारा के साथ गुंडागर्दी करना, ये बंगाल में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कोलकाता के पार्क सर्कस 7 पॉइंट्स इलाके में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर मुसलमानों ने बवाल करने की कोशिश की तो कोलकाता पुलिस ने दंगाइयों की अच्छे से खबर ली। कोलकाता की पुलिस वही है, सिस्टम वही है, बस सरकार बदल गई है, इसलिए पुलिस का अप्रोच बदल गया है। हम लोग विद इन 6 मंथ अब देख लेना, कलकत्ता पुलिस सबसे अच्छा पुलिस बन जाएगा। उनको सपोर्ट देना चाहिए। अभी हम लोग सेंट्रल होम मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करूंगा, जो 40 कंपनी पैरामिलिट्री है, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट तक उनको यहाँ रखना चाहिए, नहीं तो हमारी मैन पावर इतना शॉर्टेज हो जाएगा, ये उपद्रवी को मौका मिल जाएगा। ठीक है, हम सब लोग डिस्कशन कर लिया क्या करना चाहिए। जनता को आश्वस्त कर रहा हूँ, पूरा पुलिस को सरकार का कोऑपरेशन कीजिए, और कोई एग्रीवनेस है, कोई पुलिस के खिलाफ, कोई किसी का खिलाफ कोई शिकायत है, तुरंत आकर ओसीआईसी से मुलाकात कीजिए। ओसीआईसी का खिलाफ कुछ है तो डीसी का साथ मुलाकात कीजिए, डीसी का खिलाफ कुछ है तो लाल बाजार में जाकर कीजिए, नहीं तो मेल में भेज दीजिए। सीपी का खिलाफ कुछ है तो नवान्न में सीओ में भेज दीजिए, सब हम लोग देख लेगा। लेकिन हाथ में पत्थर उठाना, पत्थरबाजी करना और रिलीजियस नारा के साथ गुंडागर्दी करना, ये बंगाल में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कोलकाता के पार्क सर्कस दंगा केस में कोलकाता पुलिस अब तक 40 लोगों को अरेस्ट कर चुकी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज खुद डीसीपी ऑफिस पहुंचे और हालात को रिव्यू किया। शुभेंदु मुस्लिम मोहल्ले भी पहुंचे। बंगाल के नए मुख्यमंत्री ने दंगा करने वालों को साफ लफ्जों में चेता दिया है कि सुधर जाओ, हिंसा मत करो, वरना मुझसे बुरा गृह मंत्री कोई नहीं होगा। আপনারাও কান খুলে শুনে রাখুন, এটা আপনাদের শেষ ঘটনা। এরপরে আর কোনো এই ধরনের অ্যাকশন আমরা করতে দেব না। যদি করেন আমার থেকে খারাপ কোনো পুলিশ মন্ত্রী হবে না। बंगाल में सरकार बदलते ही दूसरे बदलाव भी दिखने लगे हैं। भारत के पूर्वी द्वार वाले बंगाल में जिन चीजों को अब तक नामुमकिन समझा जाता था वो मुमकिन हो रहा है। बंगाल में मुसलमानों को आरक्षण बंद,
मुसलमानों के लिए ओबीसी कोटा बंद, मुस्लिम कोटे वाली केस फाइल बंद, इमाम को मिलने वाला वजीफा बंद, मस्जिद पर लाउडस्पीकर बंद, सड़क पर होने वाली नमाज बंद, सड़क पर मजहबी नारे लगाना बंद, खुले में जानवरों की कुर्बानी बंद। सुनना चाहता है ना? एक बेले घाटा का राजू नस्कर 18 प्रॉपर्टी, दूसरा कौसबा का सोना पप्पू 24 प्रॉपर्टी, तीसरा भातीजा अभिषेक बनर्जी, लिप्स एंड बाउंस का 14, अपने नाम में 4, पिताजी का नाम में और भी 6, 24 प्रॉपर्टी। और चौथा नाम सुनना चाहता है? जावेद खान का बेटा 90 प्रॉपर्टी। ये लोग लूटा है, ये लूटने वाला जैसे शांतनु सिन्हा विश्वास अंदर में है, सुजीत बोस अंदर में है, आने वाला दिन में सब भ्रष्टाचारी को जेल के अंदर डालने का काम कानूनी तरीके से भाजपा सरकार करेगा। हर समुदाय का लोग लाउड स्पीकर अपने जो आस्था का केंद्र है उनकी प्रीमिसेस का अंदर रखिए ना भाई। सुबह 4 बजे से क्यों ये सब कर रहा है? आवाज मिल रहा है? मिल रहा है? मिल रहा है? और भी बहुत काम होगा। सरकार का काम इमाम मुअज्जम पुरोहित का भाता डिस्ट्रीब्यूशन है, ना एडुकेशन का अच्छा करना है। इमाम मुअज्जम को भाता देना है ना नौकरी देना है। आज कैबिनेट ने सब रिलीजियस भाता बंद कर दिया। 2011 में बंगाल की मुख्यमंत्री बनते ही ममता बनर्जी ने मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए 75 मुस्लिम जातियों को गलत तरीके से ओबीसी का दर्जा दे दिया था। 22 मई 2024 को कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार के फैसले को अवैध और असंवैधानिक करार देकर मुस्लिम आरक्षण को रद्द कर दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुस्लिम समुदाय की 75 जातियों को जारी किए गए कास्ट सर्टिफिकेट को भी अवैध करार दे दिया। 2024 में बंगाल की टीएमसी सरकार हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। मई 2026 में शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनते ही सुप्रीम कोर्ट से वो केस वापस ले लिया गया है। बंगाल में बीजेपी ने तुष्टीकरण की राजनीति के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। ममता बनर्जी, आप सोचे हैं कि आप भगवान हैं, आप मां शारदा है, चैतन्य महाप्रभु है, आप है नहीं। आप सोचे थे और आपका लोग सोचे थे कि आप इंडिस्पेंसिबल है, लेकिन बंगाल के लोग दिखा दिया है, इधर यू परफॉर्म, यू डिलीवर और यू पेरिश। तो आप पेरिश हो गए। अभी बोल के कोई फायदा नहीं है। ममता बनर्जी की पार्टी बंगाल में अंदर ही अंदर मुस्लिम तत्वों से मिलकर नई सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी की पार्टी उत्तर भारत के मुसलमानों को केरलम का मॉडल दिखाकर लुभा रही है। कांग्रेस केरलम कैबिनेट का स्ट्रक्चर दिखाकर उत्तर भारत के मुसलमानों को बता रही है कि मुसलमानों की कद्र केवल कांग्रेस ही कर सकती है। अगले 2 साल में जहां जहां इलेक्शन है, वहां वहां मोदी को कांग्रेस की इसी मुस्लिम लीगी सोच से लड़ना है। 2027 में यूपी चुनाव होगा तो कांग्रेस और सपा की कंबाइंड फोर्स मोदी से भिड़ेगी। उत्तराखंड चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर होगी। गुजरात चुनाव में भी कांग्रेस और बीजेपी ही आमने सामने होंगे। हिमाचल प्रदेश के चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के पंजे से राज्य की गद्दी छीनने के लिए मैदान में उतरेगी। 27 में ही गोवा का चुनाव भी होगा, वहां भी बीजेपी की टक्कर कांग्रेस से ही होगी। मणिपुर में भी बीजेपी की टक्कर कांग्रेस से होगी। 2028 में भी मोदी की पार्टी और राहुल की पार्टी में ही टक्कर है।
राजस्थान चुनाव में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगा, मध्य प्रदेश चुनाव में भी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगा, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर होगी, तेलंगाना में टीआरएस की ताकत घटी है, वहां भी बीजेपी ही कांग्रेस से भिड़ेगी। बंगाल में ममता की हार से और तमिलनाडु में स्टालिन की हार से मोदी विरोधी अलायंस में राहुल गांधी की पोजीशन मजबूत हो गई है, ऐसा कांग्रेस के नेता सोचते हैं। राहुल गांधी की एक ही चाहत है कि पूरा विपक्ष उनको नेता माने। 2024 में यह नहीं हो पाया था, 29 के लिए राहुल ऐसा चाहते हैं। उनकी दिक्कत यह है कि राहुल के पास दिखाने के लिए एक ही मॉडल है, जबकि नरेंद्र मोदी के पास मॉडल्स का पूरा गुलदस्ता तैयार है। यूपी मॉडल, बंगाल मॉडल, असम मॉडल, बिहार मॉडल, महाराष्ट्र मॉडल, गुजरात मॉडल, इन सबके ऊपर है मोदी शासन का अपना मॉडल। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में निरंतर शुमार किए जाने वाले विगत कई वर्षों से हम सबके प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को क्रॉस ऑफ द रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, जो स्वीडन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उससे अलंकृत किया है। द रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार। अब पोलर स्टार को तो हिंदी में ध्रुव तारा कहते हैं, तो उसी प्रकार यह ध्रुव सत्य है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने आज विश्व में जो अपनी स्थिति बनाई है, वो हर भारतीय को गर्व का अनुभव कराती है। यह सम्मान मात्र एक व्यक्ति के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी का सम्मान नहीं है, यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 140 करोड़ भारतवासियों की क्षमता और उनकी उत्कृष्टता को वैश्विक धरातल पर स्थापित करने का यह प्रतीक है। 29 से पहले मोदी के सारे दुश्मनों को एक ही झंडे के नीचे आना है। 29 से पहले मोदी के दुश्मन अपनी अपनी ताकत आजमा रहे हैं। वो 26 में हारे हैं, 27 और 28 में हारेंगे तो फिर से एकता एकता चिल्लाएंगे।